सात समुद्र की मसी करौं, लेखनी सब बनराई, सब धरती कागद करौं, तब भी हरि गुण लिखा न जाई। क्या खूब लिखते थे कबीरदास जी। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था सेल बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर था, सेल यानी कि कोशिका का परिचय देखा था हमने, सेल थ्योरी देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल देखा था, यूकैरियोटिक सेल देखा था, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होते हैं उस पर चर्चा किया था। आज हम लोग कोशिका के सभी कोशिकांग जितना टाइम मिलेगा उसमें देखेंगे, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, फिर हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। जितना हो पाएगा हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे तो सब देखना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल वॉल से। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ये निर्मित होती हैं किससे? प्लांट सेल जो पादप कोशिका होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और कवक की कोशिका काइटिन से बनी होती है। फिर बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, यहाँ कोशिका भित्ति रहेगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ठीक है, यह कोशिका का सबसे बाहरी सॉलिड नॉन लिविंग निर्जीव आवरण होता है। ठीक है, कोशिका का सबसे बाहरी दृढ़ निर्जीव आवरण होता है। ठीक है, और जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कार्य क्या हैं। किसी भी प्लांट सेल या फंगी के सेल में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वही कोशिका भित्ति होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, बाहरी आघातों से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, और प्लांट में पौधों को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध सहारा प्रदान करता है। फिर
कोशिका को सूखने से भी बचाता है। इतने तो इसके कार्य हो गए। तो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। बाहरी आघात से बचाना, संक्रमण से बचाना, संक्रमण से बचाना, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत सहारा देना, कोशिका को आकार देना तथा आकार देना और सूखने से बचाना। ठीक है, जल्दबाजी ना करें आप लोग। एक एक चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। चूंकि अधिकांश लोग, लगभग 99% लोग दूसरों के मामले में जज होते हैं और अपने मामले में सबसे बड़े वकील होते हैं। मैंने लगभग ये ट्रेंड देखा है कि अधिकांश बच्चे, चूँकि मैं भी बच्चा ही हूँ, कुछ बच्चों के बीच में भी रहता हूँ, तो जब रील देखते हैं या शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, समय का कोई परवाह नहीं। लेकिन जब किसी टीचर का लेक्चर देखेंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड 45 सेकंड उसी में जज कर देते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अच्छे किताब और अच्छे लेक्चर और अच्छे व्यक्ति तुरंत समझ में नहीं आते, उनको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, अभी सोना बाबू के पास फ़ोन करेंगे आप लोग, मान लीजिए किसी बात पे नोक झोंक हो गया तो कान के पास लगाए रहेंगे मोबाइल, ना उधर से कोई वॉइस आएगा ना इधर से कुछ बोलेंगे। 5 मिनट ऐसे रहेगा, उसके बाद हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, ठीक, फिर से सन्नाटा, फिर से उधर से हेलो, हाँ सुन रही हूँ। तब नहीं समय आप लोगों का वेस्ट होता है। ठीक, तो थोड़ा सा सब्र करिए, धीरे धीरे हम लोग सब देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। देखिए यह जो है जीवधारी एनिमल सेल में सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सबसे बाहरी आवरण है। यह निर्मित होती हैं किससे? ये बनी होती हैं किस चीज से?
एनिमल सेल का सबसे बाहरी जीवित आवरण लिखिए। एनिमल सेल का सबसे बाहरी जीवित आवरण और एनिमल सेल नहीं, किसी भी सेल का सबसे बाहरी जीवित आवरण होता है। किसी भी सेल में सबसे बाहरी जीवित आवरण है। निर्मित होती हैं फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड यानी फास्फोरस और लिपिड यानी कि वसा और फास्फोरस से बनी होती हैं, प्लस प्रोटीन प्लस जल, इससे बनी होती हैं। ठीक, और क्या है, कार्य देखते हैं। यह जीव द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जीव द्रव्य को सुरक्षा देती हैं। ठीक, और सबसे खास बात जो है, यह किसी भी बाहरी चीज को अंदर आने से रोकती हैं जो अनावश्यक होता है, और किसी भी कोशिका के अंदर के किसी भी पदार्थ को बाहर जाने से रोकती हैं। यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि इसमें चयनात्मक पारगम्यता का गुण पाया जाता है, जिसको चयन करके बाहर भेजती हैं या जिसको चयन करके अंदर बुलाती हैं। ठीक है, यानी कि अनावश्यक पदार्थ को अंदर तथा आवश्यक पदार्थ को बाहर जाने से रोकती हैं। ठीक, और इसमें जो प्रोटीन होता है विशेष प्रकार के हार्मोन्स को पहचान करके संश्लेषण के काम में लाता है। ठीक, इसमें जो प्रोटीन होता है विशेष प्रकार के हार्मोन्स को पहचान कर संश्लेषित करता है। ठीक है, इसके बाद एक कोशिकीय जीवों में, जैसे अमीबा में चूंकि पैर नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह हमेशा आकार में परिवर्तन करते रहता है। इसलिए अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इसी का प्रयोग करता है। ठीक, अमीबा में गमन हेतु। ठीक, इसके बाद इसमें जो भी बाहरी चीज़ अंदर आता है या अंदर की चीज़ बाहर जाता है वह परासरण और विसरण विधियों के माध्यम से होता है। इसको हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे भौतिक विज्ञान में। इसमें
3 चीज़ें आती हैं और उसको मैं बता रहा हूँ, जिसे एक को इंडोसाइटोसिस कहते हैं, एक्जोसाइटोसिस कहते हैं, फिर पिनोसाइटोसिस कहते हैं। वो तीनों चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इंडोसाइटोसिस, जब कोशिका झिल्ली के माध्यम से किसी बाहरी पदार्थ को वातावरण से अंतर्ग्रहण कर लेती हैं, इस क्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। वे पदार्थ कौन से होते हैं, किसी भी जैसे प्रोटीन का, ठीक, अन्य एंजाइम हार्मोन्स का, इस तरह के। तो इसमें लिखिए इंडोसाइटोसिस कोशिका झिल्ली के सहारे वातावरण से किसी पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर लेती हैं, अंतर्ग्रहण कर लेती हैं, तो उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है एक्जोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे मान लीजिए गांव में बहुत से लोग जब बाहर जाते हैं तो उनके पैर में कांटा चुभ जाता है। जब कांटा चुभ जाता है, निकल नहीं पाता है, तो उसके ऊपर से मांस चढ़ जाती है, तो लंबे समय तक वहाँ की स्किन जो है ऐसे मोटी हो जाती है और लगता है कि मतलब अंदर कुछ है। तो ऊपर जो लेयर बन जाता है, तो एक तरह से वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब हम उसको एब्जॉर्ब कर लिए। इस क्रिया को कोशिका के भाषा में इंडोसाइटोसिस कहते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली के माध्यम से किसी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण कर लेना। इसके बाद आता है एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस इसी के उल्टा है। कोशिका झिल्ली के सहारे कोशिका जो है किसी चीज़ को बाहर निकाल देती है, इसे एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। चूँकि कोशिका किसी चीज़ को बाहर उगल रही है, इसे सेल वोमिटिंग भी कहते हैं, कोशिका का वमन, ठीक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इस चीज़ को। सेम वही रहेगा, पूरा ही लिख देते हैं। कोशिका जो है कोशिका झिल्ली के सहारे, कोशिका झिल्ली के सहारे किसी पदार्थ का बाहर उगल देना, किसी पदार्थ को बाहर उगलने की क्रिया जो है एक्जोसाइटोसिस कहलाती है। क्योंकि कोशिका किसी पदार्थ को बाहर उगल रही है, इसीलिए इसे कोशिका वमन या सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। इसे सेल वोमिटिंग भी कहते हैं, ठीक है।
इसको पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? कोशिका, जब कोशिका झिल्ली के सहारे किसी तरल पदार्थ को अंतर्ग्रहण करती हैं तो उससे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस वाला सेम क्रिया है, लेकिन यहाँ पे तरल पदार्थ रहेगा। तरल पदार्थ का जब अंतर्ग्रहण होगा तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। चूँकि कोशिका तरल पदार्थ को अंतर्ग्रहित करती है, इसलिए इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, कोशिका पेयन इसे भी लिखते हैं। कोशिका झिल्ली के सहारे तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण करती है तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसे सेल ड्रिंकिंग या कोशिका पेयन ठीक है, कोशिका पेयन भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन में हमने लिखा है ना कि यह जीव द्रव्य की रक्षा करती हैं। तो जीव द्रव्य क्या होता है उसको हम देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म ठीक, जीव द्रव्य। अब ध्यान से देखिए, जीव द्रव्य जो है इसको सबसे पहले देखा था कार्टी ने, लेकिन इसकी खोज जो है डुजार्डिन महोदय ने किया था ठीक। लेकिन इसका नामकरण जो है पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने इसे जीवद्रव्य नाम दिया। ठीक है, और हेक्सले महोदय ने इसे जीवन का आधार बताया है। जीव द्रव्य जो है जीवन का आधार है। हेक्सले महोदय ने इसे जीवन का आधार बताया है। जीव द्रव्य जीवन का आधार है। ठीक, अब ये निर्मित किससे होती हैं?
ये निर्मित होती हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव प्लस कोशिका के कोशिकांग अब देखिए कोशिका द्रव को साइटोसोल कहेंगे और जब इसमें कोशिकांग आ जाएगा तो इन दोनों को मिला करके साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म, जब सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताना भूल गया था, साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहेंगे। और इसी में जब केंद्रक को भी जोड़ देंगे तब जाकर के ये होगा प्रोटोप्लाज्म, ऐसे। ठीक है, इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों को मिला करके, दोनों पदार्थों को मिला करके लगभग 30 तरह के तत्व पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगभग 62 से 65%, ठीक है। फिर कार्बन लगभग 20%, ठीक। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए हमारे बॉडी में भी सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाएगा? ऑक्सीजन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। एक बहुत मज़ेदार बात है, मैं जब पढ़ रहा था तो अपने सर से पूछ लिया था, कोचिंग के सर थे, मैंने पूछ लिया था कि सर कौन सा तत्व बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उन्होंने ऐसे ही सोच के जवाब दिया था। चूँकि सर जी बहुत अच्छे थे, बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उन्होंने ऐसे कॉमन सेंस लगा के बताया कि कार्बन पाया जाता है। मैंने कहा कैसे, मैं भी नहीं जानता था। तो उन्होंने कहा कि जलाओगे तो पूरा कार्बन ही तो मिलेगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें तो कुछ अब बच नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम से मैं समझा दे रहा हूँ। ये होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये अभी कुछ नहीं है, केवल इसमें द्रव भरा है, ठीक है, इसमें केवल द्रव भरा रहेगा। तो ये है कोशिका द्रव, इसे साइटोसोल कहेंगे। और जब इसमें कोशिकांग बन जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या गोल्गी अपरेटस हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो, लवक, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट हो गया, या क्रोमोप्लास्ट हो गया, इस तरह के कोशिकांग जब रहेंगे तो इतने को कहेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और जब केंद्रक बीच में आ जाएगा
तो इस केंद्रक को लेकर के प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं सब प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। जीव द्रव्य के अंतर्गत जो है कि कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली नहीं आता है। इसको भी मेंशन कर लेंगे। इसमें मेंशन कर लेंगे। इसके अंतर्गत सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नहीं आते, बाकी सब आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रवी प्रजालिका। अंतः प्रद्रवी प्रजालिका, इसकी खोज जो है किसने किया था? KR पोर्टर ने। ठीक है, इसकी खोज जो है KR पोर्टर ने किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक, यह जो है किसी कोशिका में झिल्लीनुमा संरचना होती है जो न्यूक्लियस केंद्रक से बाहर के सेल मेम्ब्रेन तक होती है। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कोशिका है और यह हो गया न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस में चूंकि DNA होता है इसलिए डबल लेयर होगा और यहीं से ये ऐसे निकलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी पे राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है, इस पे राइबोसोम चिपके होते हैं। तो ये नाभिक की जो बाहरी झिल्ली है वहां से सेल मेम्ब्रेन तक फैली होती है। जिस तरह से झोपड़ी में थुन्नी लगा देने से उस झोपड़ी को यांत्रिक शक्ति मिल जाती है, उसी तरह से यह साइटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को यांत्रिक सहारा देते हैं। ठीक है, यह इसके तीन अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टर्नी होती है, पुटिकाएं होती हैं और नलिकाएं होती हैं। ठीक, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम चिपके होंगे उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम नहीं होंगे उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, दो प्रकार के हो गए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार के, एक हो गया और ये दो हो गया। ठीक, ये जो राइबोसोम इस पे चिपके होते हैं वो राइबोफ्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण चिपके होते हैं। ठीक, नामक प्रोटीन के कारण राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, इधर आते जाएंगे, वैसे वैसे अगर इन प्रोटीन का जो है प्रोटीन का मात्रा अगर कम होता है तो राइबोसोम इससे निकल जाते हैं और कोशिका में फ्री राइबोसोम मिल जाते हैं। फ्री राइबोसोम यह प्रोटीन बना करके कोशिका में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब इसके कार्य देख लेते हैं, कार्य कौन से हैं, क्या काम करते हैं। कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण है इसके। ठीक है, तो इसके कार्य, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ चूंकि उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करता है। ठीक, अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। यह क्या करता है कि फास्फोलिपिड यानी कि फास्फोरस और लिपिड यानी कि वसा, कोलेस्ट्रॉल, लिंग हार्मोन आदि का संश्लेषण करता है। ठीक है, यह जो है फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिंग हार्मोन का संश्लेषण। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह कोलेस्ट्रॉल, लिंग हार्मोन, फास्फोलिपिड आदि का संश्लेषण करता है।
ठीक है। और सम्मिलित रूप से देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह प्रोटोप्लाज्म को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। कोशिकीय पदार्थों के परिवहन हेतु कोशिकीय पदार्थों के परिवहन हेतु, कोशिकीय पदार्थ हैं जैसे हार्मोन्स, प्रोटीन, एंजाइम, इन सब को कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान तक और केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक लाने के लिए सतह प्रदान करता है। सतह प्रदान करता है। और जो परिवहन के लिए सतह प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे हमको यहाँ से दिल्ली से लखनऊ जाना हो तो हमें सतह कौन देगा? हाईवे देगा, हाईवे से ही होके जाएंगे, तो इसे हाईवे ऑफ द सेल कहते हैं। किसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक, बाकी सब ठीक है। और दूसरा काम क्या है कि यह गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी का यह गोल्गी बॉडी का निर्माण करता है और गोल्गी बॉडी जो है लाइसोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी या गोल्जिकाय। गोल्गी बॉडी क्या है? उसी का दूसरा नाम गोल्गी अपरेटस है या उसी को गोल्जिकाय कहते हैं। ठीक है, इतने नाम हैं इसके, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटस या गोल्जिकाय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज किया था। यह इटली के न्यूरोलॉजिस्ट थे। कई जगह मिलता है कि इन्होंने श्वेत उल्लुओं के शरीर में गोल्गी अपरेटस को देखा था। कई बुक में मिलता है कि बिल्ली के शरीर में इन्होंने गोल्गी अपरेटस को देखा था। चूँकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इसके भी अवयव होते हैं, वही सिस्टर्नी, पुटिकाएँ, नलिकाएँ
इसमें रसधानी बढ़ जाता है। ठीक है, अवयव देख लेते हैं। वही है सिस्टर्नी, पुटिकाएं, नलिकाएं और रसधानी। इसके कार्य देखते हैं। कार्य क्या है? सबसे पहले लाइसोसोम के निर्माण में लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, यह लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। थायराइड के थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। स्पर्म जो बनता है उसके जो सबसे ऊपरी पिंड होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, उसका निर्माण भी यही करता है। स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण करती हैं। इसके बाद जब भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो सबसे पहले संशोधित होता है इसमें, उसके बाद मुक्त होती हैं और एक कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करती हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, का निर्माण, विभिन्न प्रकार के हार्मोन एंजाइम का श्रावण, संशोधन तथा उत्सर्जन करती हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन एंजाइम का संश्लेषण, संचयन तथा संशोधन करती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात, आप लोग अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट को शार्प कीजिए। स्किल जो है, लेखन शैली का स्किल जो ज़्यादा डेवलप करिए और समय को बचाइए। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे देखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।